नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, चंद्र ग्रहण आ रहा है। इस पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण है 19 नवंबर को। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि आखिर ये चंद्र ग्रहण होता कैसे है और इस चंद्र ग्रहण के जो प्रमुख ग्रह हैं राहु, केतु, चंद्र और सूर्य, इनकी जो चाल है, इनकी जो गति है, राहु और चंद्रमा, राहु और केतु, ये दोनों हमेशा वक्री गति से चलते हैं और सूर्य और चंद्रमा ये हमेशा मार्गी गति से चलते हैं। तो आखिर क्या कारण है, क्यों, और इनकी गति का जो परिणाम है वो आखिर क्या आता है, क्यों जैसे सभी ग्रह गुरु, शुक्र, बुध, मंगल, ये सारे ग्रह जो हैं ये मार्गी भी रहते हैं और वक्री भी होते हैं, लेकिन राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं। इनकी गति में कभी परिवर्तन नहीं आता है और सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी रहते हैं। इनकी गति में भी परिवर्तन नहीं आता, ये कभी भी वक्री नहीं होते हैं। तो इनका जो गति है, इनकी जो चाल है, इसका जो प्रभाव है, इस पर आज हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, विज्ञान में हम सभी ने पढ़ा है कि जो सूर्य है वो अपनी गति से भ्रमण कर रहा है और पृथ्वी इस सूर्य के चारों ओर गति कर रही है, इसकी परिक्रमा कर रही है। चंद्रमा जो है वो इस पृथ्वी जो अपनी दूरी पर घूम रही है उसकी परिक्रमा चंद्रमा करता है। ये गति हमेशा मार्गी रहती है, यानी सूर्य हमेशा इस पृथ्वी के इर्द गिर्द, पृथ्वी जब भी सूर्य की चारों चक्कर लगाती है तो एक ही गति से चलती है और सूर्य अपनी दूरी पर एक ही गति से घूमता है। इसकी गति में परिवर्तन नहीं आता है। इसी कारण वो 29 दिन के आसपास ये अपना एक माह एक राशि में गति कर लेता है, गोचर कर लेता है। चंद्रमा की गति इस पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। तो पृथ्वी की जो परिक्रमा है वो इतनी द्रुत गति से करता है चंद्रमा की, 2.5 दिन में वो अपनी एक राशि में को पूरा कर लेता है। ये सामान्य सा नियम प्रत्येक व्यक्ति ने शुरुआती कक्षा में पढ़ लिया होगा। आज हम बात करते हैं कि इनकी जो गति है, जो सूर्य मार्गी गति से चल रहा है, चंद्रमा मार्गी गति से चल रहा है और राहु केतु वक्री गति से चल रहे हैं, तो क्या कारण है, ये कभी मार्गी क्यों नहीं हो पाते हैं और सूर्य चंद्रमा कभी वक्री क्यों नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, ये जो सूर्य है और ये चंद्रमा, इसके बीच में मैं एक उदाहरण के रूप में दे रहा हूं, आप इसकी गोले को मत जाने रहिएगा। दोस्तों, ये उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं मैं। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है और ये गति करते हुए जब चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश आता है, दोनों अपनी अपनी गति पर कर रहे हैं, तो जब चंद्रमा घूमकर सूर्य के सामने आता है तो इस सूर्य की वो रोशनी ग्रहण कर लेता है, सोख लेता है और उससे वो चमकता है। तो ये चंद्रमा का जो प्रकाश है, जिसे जो हमें नजर आता है, ये जो चमकीला वाला भाग हम जो रोज देखते हैं, चंद्रमा का चमकता हुआ हिस्सा, वो है केतु। जो चमकीला पदार्थ हिस्सा जो हमें नजर आता है, जो हमें रोज देखने को मिलता है कि चंद्रमा अपनी रोशनी में चमक रहा है, ये हिस्सा होता है चंद्रमा का केतु वाला भाग। और जो पीछे का ये परछाई वाला हिस्सा है, जो हमें काला नजर आता है, जो नजर नहीं आता है, वो होता है राहु। राहु का कोई अस्तित्व नहीं है, केतु का कहीं अस्तित्व नहीं है। ये निर्माण है सूर्य और चंद्रमा के कारण।
ग्रसित करता है तो ये सूर्य और चंद्रमा को करता है। इसका जो प्रभाव है केवल और केवल सूर्य और चंद्रमा के द्वारा प्रभावित है, प्रकाशित है। जो कुछ इसका जो अस्तित्व है वो सूर्य और चंद्रमा के आधार पर है, इसकी गति के आधार पर है। और जब सूर्य और चंद्रमा मार्गी रूप से चलते हैं, एक ही समान गति से चलते हैं, तो उसकी जो परछाई है वो भी एक समान गति से चलेगी। तो जैसे सूर्य और चंद्रमा आगे चलते हैं तो इनकी जो परछाई उनके पीछे चलती है वो हमेशा वक्री गति से पीछे की ओर यात्रा करती है। यही राहु और केतु है। इसी कारण जब जब भी सूर्य और चंद्रमा अपनी मार्ग गति से चलेंगे तो राहु केतु इनके साथ साथ पीछे की ओर वक्री गति से चलेंगे। ये कभी भी मार्गी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मार्गी सूर्य और चंद्रमा है और ये इनकी पीछे की परछाई होने के कारण ये हमेशा पीछे की ओर चलते हैं। इसीलिए ये राहु और केतु हैं। राहु और केतु का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई ग्रह नहीं है, कोई आकार नहीं है। ये केवल और केवल चंद्रमा है। चंद्रमा के आगे का भाग केतु है और चंद्रमा के पीछे का जो छाया वाला भाग, अंधेरा काला लिया हुआ भाग जो है, जो अमावस की रात को पूर्ण रूप से नजर आता है। इसीलिए अमावस की रात तंत्र क्रियाओं के लिए या विशेष क्रियाओं के लिए प्रभावशाली बताई गई है, क्योंकि उस वक्त जो ये रोशनी है, प्रकाश है, ये लुप्त हो जाता है, ये पीछे की ओर चला जाता है चंद्रमा के। और उसका जो काला वाला भाग है, परछाई वाला भाग है, वो पृथ्वी पर नजर आता है। पृथ्वी के जो आसपास चंद्रमा परिक्रमा लगा रहा है, उसकी दूरी, उसके कक्ष में जो परिक्रमा लगा रहा है, तो जब जब चमकीला हिस्सा हमारी पृथ्वी पर हमें नजर आता है तो वो पूर्णिमा के दिन, शुक्ल पक्ष के दिन नजर आते हैं। और जो ये अपनी एक परिक्रमा करते हुए 15 दिन की आधी परिक्रमा कर लेता है और वो कृष्ण पक्ष की ओर बढ़ता है, तो वो अंधेरा वाला भाग आ जाता है, राहु का प्रभाव आ जाता है। इसीलिए इसे शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि इन दिनों में राहु का प्रभाव होता है। समुद्र के अंदर जो चंद्रमा जल का कारक है, जल को आकर्षण के द्वारा खींचने की क्षमता रखता है, तो वो ऊपर की ओर उठाने का काम केतु करता है। वो आकर्षण जो देता है चंद्रमा को, वो सूर्य की रोशनी प्राप्त करने के कारण केतु देता है, और वो केतु में एक जबरदस्त आकर्षण ऊपर की ओर खींचने का होता है। इसीलिए शुक्ल पक्ष में ज्वार भाटा में पानी, जल जो है वो ऊपर की ओर खींचता जाता है। और जैसे ही कृष्ण पक्ष आता है, धीरे धीरे चंद्रमा का प्रभाव क्षीण होने लग जाता है, क्योंकि जो सूर्य से उसने आकर्षण प्राप्त किया है, जो चुंबकीय शक्ति उसने प्राप्त की है, वो उसका हिस्सा पीछे की ओर घूम जाता है और उसका प्रभाव जो पीछे का हिस्सा है, जहां पर सूर्य का प्रभाव, प्रकाश उस तक नहीं पहुंचा है, उस पीछे वाले भाग पर का भाग जो पृथ्वी के जो पास आते आना लगता है, तो पृथ्वी पर जो उसकी आकर्षण क्षमता है, चुंबकीय शक्ति है, वो कम होने लगती है और पानी वापस नीचे की ओर जाने लगता है। यही है ज्वार भाटा, यही है सूर्य और चंद्रमा की गति राहु के साथ, केतु के साथ। यही परिक्रमा, यही क्रम जो साइंटिफिक रूप से सभी वैज्ञानिकों ने भी माना है और ज्योतिष भी यही मानता है कि चंद्रमा ही राहु केतु है, और चंद्रमा के ऊपर जो सूर्य का प्रभाव है वही राहु केतु का प्रभाव है। जो ग्रहण लगता है वो और कुछ नहीं है। चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब भी पृथ्वी आ जाती है, ये दोनों एक कतार में आने लगते हैं, तो चंद्रमा के ऊपर सूर्य का प्रभाव समाप्त होने लगता है। और जो जो ये प्रभाव समाप्त होने लगता है, तो ये सृष्टि का जो भी क्रम है वो निश्चल से एक शक्तिहीन सा हो जाता है, और इसी शक्तिहीनता के कारण ग्रहण के आसपास सभी जीव एक तरह से नीरस या ऊर्जाहीन होने लग जाते हैं। और राहु का प्रभाव, क्योंकि राहु छाया है, इस शक्ति को जब वो सोख लेता है, चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति को वो सोख लेता है, तो उसके कारण उसका प्रभाव क्षीण होने लगता है और राहु का प्रभाव बढ़ने लगता है। यही है सूर्य और चंद्र का ग्रहण, जो इस सृष्टि पर, इस पृथ्वी पर सर्वाधिक पड़ता है। तो दोस्तों, आज हमने बात की कि आखिर राहु और केतु है क्या, इनकी जो गति है वो है क्या, और ये ग्रहण पर इसका जो प्रभाव है वो क्यों पड़ता है, क्यों इस सृष्टि के जो जीव हैं
वो ग्रहण के आसपास अपने आप को निढाल से कर लेते हैं, शांत सा हो जाता है वातावरण, बिल्कुल चुप्पी सी छा जाती है उस ग्रहण के समय। उसका कारण यही है कि सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव क्षीण होने लगता है इस प्रकाश और अंधेरे के प्रभाव के कारण, राहु और केतु के प्रभाव के कारण। यही है ग्रहण, यही है इनकी गति का कारण। क्यों राहु और केतु को वक्री बताया गया है? क्योंकि वो उनके पीछे चलते हैं, उनकी गति उल्टी चलती है। सूर्य और चंद्रमा के पीछे होने के कारण, छाया प्रभाव के कारण वहां राहु का प्रभाव रहता है, और चमकीला प्रभाव जो पृष्ठभूमि है, जो नजर आता है चमकीला चंद्रमा, वही केतु है, वही पुंज है, वही उन्नति भी देता है और प्रभाव भी दिखाता है सृष्टि पर, वही आकर्षण का कारण बनता है। तो दोस्तों, आज हमने बात की राहु केतु और सूर्य चंद्रमा की गति के ऊपर। एक नए विषय के साथ आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत होंगे। जय श्री कृष्ण।